सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का लक्ष्य सीईटी 2026 मॉडल पेपर सीरीज में, जिसमें हम अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है उसे कंप्लीट और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है हम अपने प्रत्येक प्रश्न की जो व्याख्या है वो बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, इस मॉडल पेपर सीरीज के माध्यम से आपके सीईटी का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। यानी कहने का मतलब है आपका सारा सिलेबस है वो बिल्कुल रिवीजन होने वाला है, रिवाइज होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी मैं मॉडल पेपर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उनकी क्लास आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सिलेबस तो कंप्लीट भी हो चुका है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो सारी बातें अपन बीच में कर लेंगे, पहले शुरू कर लेते हैं अपने आज का ये मॉडल पेपर। और आज के इस मॉडल पेपर की अपन शुरुआत करें तो शुरुआत वाला जो प्रश्न है आप कहोगे सर छोटा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, लेकिन इसकी व्याख्या बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है? राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना किस वर्ष की गई? अब इसमें जो आप कहोगे, छोटी सी एक बात मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जोधपुर नगर और अपने पास जोधपुर का जो किला कौन सा, मेहरानगढ़, अभी बात करते हैं। इसकी स्थापना आपके पास 1459 में की गई थी। अब छोटी सी बात करते हैं ये जोधपुर नगर। तो पहले जो अपने राव जोधा थे ना, स्थापना किसने की? भाई राव जोधा ने। तो इन्होंने क्या किया, अपनी मंडोर जो राजधानी थी, मंडोर राजधानी जो थी उसके स्थान पे उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी एक नया नगर बसाया, जोधपुर, है ना। क्या बसाया भाई? जोधपुर नगर बसाया और यहाँ पे अपनी राजधानी, इसको राजधानी बना लिया भाई। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि मंडोर से राजधानी ट्रांसफर करने वाला जोधपुर कौन था? राव जोधा थे। अब दूसरी बात इसके बारे में एक और छोटी सी बात करें तो अपने जो उस दिन जिस दिन नींव अपने पास इसकी स्थापना करी थी ना नगर की, उसी दिन अपने पास ये क्या करते हैं, जोधपुर किले की यानी मेहरानगढ़ की, मैं मेहरानगढ़ लिख देता हूँ, मेहरानगढ़ जो किला है उसकी नींव रखी थी भाई। मेहरानगढ़ किला, किले की नींव कर देते हैं ना, किले की नींव। अब ये जो नींव थी वो किसके आशीर्वाद से रखी? तो करनी माता के आशीर्वाद से रखी। नींव वो है वो आपके पास करनी माता के आशीर्वाद से या करनी माता के कर कलमों से वो अपने पास उसकी नींव रखता है। एक और मान्यता है इसके बारे में, इस मेहरानगढ़ किले के बारे में ये कहा जाता है कि करनी माता ने ये कहा कि यहाँ पर अगर नर बलि दी जाएगी तो इस किले को कोई हरा नहीं पाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। तो यहाँ पे फिर अपने पास बलि देने के लिए बुलाया गया एक अपनी मर्जी से आया भाई, रजिया भांबी। कौन है भाई? रजिया भांबी। ये अपने पास क्या है, इस व्यक्ति की इसकी नींव में बलि दी जाती है। इतनी बात आई समझ में? तो चलिए एक और बात कर लेते हैं। ये जो मेहरानगढ़ किला है ये कौन सी पहाड़ी पे है? तो ये आपके पास चिड़ियानटुक पहाड़ी पे है भाई। ये कहाँ पे है? ये चिड़ियानटुक पहाड़ी पे स्थित एक किला है, यानी अपने पास जो गिरी दुर्ग जिसको कहते हैं उसकी कैटेगरी में आता है। अब ये मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकृति है ना, इसकी जो आकृति है वो मयूर के पीछे पंखों की तरफ होती है, इसीलिए इसे मयूराकृति भी कहते हैं भाई, है ना। मयूराकृति का अगर कोई आपके पास किला है तो वो यही है, मयूराकृति। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें अपनी काफ़ी है एक इस प्रश्न के लिए। तो थोड़ी सी बातें अगर आपको समझ में आई है तो काफ़ी है। चलिए आगे चलते हैं। राव जोधा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, ये जो कथन कारण वाले हैं, कथन सत्य असत्य वाले हैं, इनको आप थोड़े से ध्यान से पढ़ा करो। अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे तो जैसा आपके पास फर्स्ट ग्रेड राजनीति के लिए जो हुआ था ना, अभी अपने पास जो हुआ है, केवल 67 पद भरे गए हैं 600 प्लस पदों में से, तो फिर ऐसी कंडीशन आपके पास नहीं आने वाली है अगर ये प्रश्न ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे तो। अब आप कहोगे सर आपने पेपर दिया है क्या? तो मैंने तो पेपर दे दे के सिलेक्शन ले लिया है भाई। मैंने ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ी है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जिसमें मेरा चयन नहीं हुआ है ना। अब ऐसे मत करने ना सर कि आप तो पुराने ज़माने में लगी होंगी। मैं भी आपके ज़माने का ही हूँ, चिंता मत करो, थोड़ा सा पुराना हूँ। ये कंडीशन आपकी क्यों होती है? क्योंकि आप
अपने इस 40% के चक्कर में लगे रहते हो और इस 40% के चक्कर में आने के बाद में आप ये भूल जाते हो कि मुझे 60% भी बनाने हैं क्या। आप इस चक्कर को भूल जाते हो और आपको लगता है बस, और इसी चक्कर में आते आते आप क्या करते हो, नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हो, जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहला काम तो आपको निगेटिविटी से बचना है। ये अगर ध्यान में रह जाएगा है ना, निगेटिविटी में बच जाओगे तब ही आपका चयन होना। चलिए बाकी सारी चर्चा बाद में करेंगे ना। इसमें बात करें, राव जोधा व महाराणा कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी भाई, बिल्कुल हुई थी। अब ये संधि किसके माध्यम से हुई थी अभी बताएंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता यानी रिद्धिबाई द्वारा रखी गई थी, ये भी सही बात है। मेहरानगढ़ त्रिकुट पहाड़ी पे है क्या? नहीं है। त्रिकुट पहाड़ी पे आपके पास है जैसलमेर का किला है भाई। कौन सा है? जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला है त्रिकुट पहाड़ी पे। तो फिर ये कौन सी पहाड़ी पे है? अभी पढ़ के आए हैं तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, ये आवल बावल की संधि है वो किसके माध्यम से हुई थी भाई? किसी ने तो करवाई होगी ना, मध्यस्थता। तो इसमें अगर छोटी सी बात करें तो अपने पास हंसाबाई। अब ये हंसाबाई कहाँ से आ गई? मैं एक छोटी सी बात, देखो आपको स्टोरी बताता हूँ, हंसाबाई कहाँ से आ गई इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। हंसाबाई कौन थी? तो राणा लाखा, है ना, राणा लाखा की पत्नी। अब ये राणा लाखा कहाँ से आ गया सर? चलिए इसके बारे में छोटी सी कहानी सुना देते हैं। अब ये हंसाबाई इधर बात करें तो इधर कौन थी? इधर थी आपके पास जोधपुर के जो शासक थे रणमल, है ना। जोधपुर के शासक कौन भाई? रणमल की बहन थी, रणमल की बहन थी। अब इसकी शादी राणा लाखा से क्यों हुई थी? तो राव चूड़ा थे, राव चुंडा जिसको अपन कहते हैं, उन्होंने अपनी जो राणा लाखा भाई है ना, अपने पिता राणा लाखा की एक बात सुनी थी कि मेरी इस उम्र में शादी कौन करेगा। तो एक समझौता होता है रणमल के बीच में और राव चुंडा के बीच में। यह शर्त होती है कि जो हंसाबाई से पुत्र पैदा होगा वो मेवाड़ की गद्दी पे बैठेगा। इस शर्त से इन दोनों की शादी होती है, इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में इनसे पैदा होता है आपके पास मोक्कल। कौन होता भाई? इनसे पैदा होता है मोक्कल, और मोक्कल को अपने पास मेवाड़ के क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। अब जब ये शासक बनते हैं इसके बाद में क्या होता है? इनकी हत्या है वो आपके पास चाचा और भेरा, चाचा व भेरा या मेरा नाम के व्यक्तियों के द्वारा क्या है, इसकी हत्या कर दी जाती है। जब इसकी हत्या होती है इसके बाद में बनते हैं अपने पास कुंभा, है ना। कुंभा जब शासक बनते हैं तो रणमल जो होते हैं, रणमल जो होते हैं उनका अपने पास हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है, उनका हस्तक्षेप ज़्यादा हो जाता है तो इनके द्वारा अपने पास रणमल की हत्या करवा दी जाती है जहर देकर। अब इधर बात करें तो इधर आपके पास आ जाता है राव जोधा। कौन आ जाते हैं भाई? राव जोधा, राव जोधा। और अब थोड़ी सी बात आपके पास समझ में आई होगी कि अब जो संधि हुई थी आवल बावल की वो किसके मध्य हुई थी? इन दोनों के मध्य हुई थी भाई। इन दोनों के मध्य अगर संधि हो गई, सर बहुत घुमा दिया आफा तो कोई बात को नहीं, आपने इतिहास ही घुमेड़ो है ना। थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। कुंभा और राव जोधा के बीच में बात करें तो अब आ जाती है आवल बावल की संधि। इधर की कहानी शुरू करें तो अपने पास इनके मध्यस्थता कौन करती है? हंसाबाई करती है इनके भाई, क्योंकि इनके बीच में वैमनस्यता हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है रणमल की हत्या को लेके। और इधर अपने पास कुंभा है, इन दोनों के बीच में हंसाबाई ने आवल बावल की संधि करवाई और दोनों के बीच में संबंध है वो वापस अपने पास दोस्ती भरे करवा दिए थे। तो अब इतिहास समझ में आया होगा, इतिहास घूम गया। तो चलिए आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित शासकों और उनके शासनकाल का सही मिलान कीजिए। अब सही मिलान करेंगे। ऐसा सही मिलान आपको थोड़ा सा अगर देखें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ का जो क्रम है वो कैसे है। तो सबसे पहले राव जोधा की बात कर लेते हैं। राव जोधा सबसे पहले, तो इसका मतलब सबसे पहले सन आएगी। तो इन्होंने जो शासन किया था वो किया था 1438 से 1489 तक। इसके बाद में राव सातलदेव आते हैं, तो सातलदेव की भी कहानी सुनाएंगे अभी। इनकी बात करें तो ये अपने पास आ जाते हैं 1489 से 1492। इसके बाद में राव मालदेव आते हैं तो ये आपके पास आ जाते हैं 1400 के पास आ जाते हैं 1532 से 1562। और राव चंद्रसेन की बात करें तो ये आपके पास आ जाते हैं 1562 से 1581। इस दौरान अकबर की कहानी शुरू होती है कि नहीं, चंद्रसेन वो उसकी अपने पास क्या है, उसके दरबार में जाके अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, वापस लौट आता है। ये प्रश्न आएगा, चिंता मत करो आप लोग।
इसके बाद में बात करते हैं गिरी सुमेल युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी की विजय का प्रमुख कारण क्या था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी व्याख्या मैं बता देता हूं। जेता और कुंपा के विरुद्ध मालदेव के मन में अविश्वास पैदा करने वाला कूटनीतिक पत्र जो था ना, उसके कारण अपने पास शेरशाह है वो ये जंग जीत पाया था भाई। ऐसे कैसे सर, ये मैं समझाता हूं आप लोगों को। चलिए थोड़ी सी कहानी और सुन लेते हैं गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। देखो उस समय जो थे ना शासक, वो अपना शासन बचाने के लिए दूसरों का भी साथ दिया करते थे। चलिए पहला कारण मैं बता देता हूं। पहला कारण है जो शेरशाह था, है ना, शेरशाह जो सूरी था, ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजा था भाई। इसने सोचा मैं ऐसे तो नहीं जीत पाऊंगा, है ना, मैं ऐसे नहीं जीत पाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मालदेव के दो सेनापति थे, दो अपने पास सेनापति थे, जेता और कुंपा, बहुत ही बहादुर थे। इसने क्या किया, एक पत्र भेजा भाई जेता और कुंपा के नाम से। जैसे ही वो पत्र अपने पास मालदेव को पता चलता है तो मालदेव अपने पास से क्या भेजता है, ये पत्र भेज देता है। और जैसे पत्र के बारे में मालदेव को पता चलता है, वो अपने पास ये किला छोड़ के चला जाता है। पीछे से जेता और कुंपा बहादुरी से लड़ते हैं और शेरशाह सूरी है ये हारते हारते युद्ध जीत जाता है। और युद्ध जीतने के बाद में क्या कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, है ना, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता, दिल्ली की बादशाहत खो देता। क्यों कहा भाई, क्योंकि अपने पास जोधपुर छोटा सा क्षेत्र था, दिल्ली का शासक पूरे भारत का माना जाता था और जोधपुर में बाजरा ज़्यादा होता है, इसीलिए उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। अब इसके पीछे जीतने का एक और कारण समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये शेरशाह सूरी कैसे जीत गया भाई, इसका एक और कारण है। शेरशाह सूरी की बात करें तो एक तो ये हो गया अपने पास पत्र वाला, और दूसरा हो गया बीकानेर के शासक। अगर बात करें आपके पास बीकानेर के शासक राव कल्याणमल, कौन थे भाई, राव, शासक लिख दिया भाई मैंने, शासक राव कल्याणमल, ये अपने पास शासक थे बीकानेर के राव कल्याण। इन्होंने शेरशाह सूरी का साथ दिया भाई। इन्होंने किसका साथ दिया भाई, शेरशाह सूरी का साथ दिया। इसका कारण क्या था भाई, है ना, इन्होंने साथ क्यों दिया भाई। इसका कारण ये था क्योंकि बीकानेर के जो शासक लूणकरण थे, सॉरी अपने पास राव कल्याणमल थे, इनके पिता थे राव जेत सिंह। कौन थे भाई, राव जेत सिंह ये थे। अब राव जेत सिंह कहाँ से आ गया, तो राव जेत सिंह के साथ अपने पास एक युद्ध हुआ था। राव जेत सिंह ने एक युद्ध लड़ा था राव जोधा के साथ। कौन सा लड़ा था, पाहेबा साहेबा का युद्ध। कौन सा लड़ा भाई, पाहेबा या साहेबा का युद्ध, साहेबा का युद्ध। ये कब हुआ, ये 1541 और 42 में हुआ था भाई, 1541-42 इसकी आती है ये। अब इस युद्ध में क्या होता है, आपके पास जो राव जेत सिंह है ये अपने पास मारा जाता है भाई। ये राव जेत सिंह है, युद्ध कौन जीतता है, राव मालदेव जीतता है, और राव जेत सिंह है वो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाना होता है। अब सीधी सी बात है, और अपने पास जो राव कल्याणमल थे वो तो चाहते थे कि मैं जोधपुर के अंकुश से निकलूं, इसीलिए अपना शासन प्राप्त करने के लिए राव कल्याणमल ने किसका साथ दिया भाई, अपने पास शेरशाह सूरी का दिया था। तो कहानी समझ में आई, चलिए फिर आगे। हाँ, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहते हैं, तो पितृहंता कहते हैं अपने पास राव मालदेव को भाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गद्दी थी ना, जो शासन था, वो अपने पिता राव गांगा, कौन थे भाई, राव गांगा की मृत्यु हत्या करके अपने पास क्या करते हैं, जोधपुर की गद्दी पे बैठते हैं। तो प्रथम पितृहंता तो आ गए आपके पास। अगर किसी शासन काल में अगर किसी अपने पास जो राज्य है उसमें ऐसा आ जाता है प्रथम पितृहंता, इसका मतलब उसके बाद में भी हुए हैं। अगर बात करें इसके दूसरे पितृहंता के बारे में, है ना, दूसरे पितृहंता की बात करें तो वो आ जाते हैं आपके पास भक्त सिंह। कौन आ जाते हैं भाई, भक्त सिंह आ जाते हैं। भक्त सिंह की या भक्त सिंह जो भी है, इन्होंने क्या किया, अपने पिता अजीत सिंह, है ना, अजीत सिंह की हत्या करके, अजीत सिंह की हत्या करके अपनी जोधपुर की गद्दी पे बैठते हैं। तो ये द्वितीय जो पितृहंता वो कौन होते हैं, वो भक्त सिंह होते हैं।
इसके बाद में बात करते हैं राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा क्यों कहते हैं। सीधी सी बात है, आप जानते हो वे नागौर दरबार 1570 के दरबार बाद अकबर के सबसे बड़े सहयोगी। नहीं, ये गलत है भाई। मुगलों की अधीनता स्वीकार न करना व छापामार व पहाड़ी नीति अपनाई थी, ये इसका कारण होता है। चलिए मैं समझा देता हूँ कैसे। अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी क्या होता है भाई, इसका मतलब है हम किसी के पथ पे चलें, है ना, हम किसी के रास्ते पे चले तो कहते हैं यार ये तो उसके रास्ते पे चल रहा है। तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, तो और वो अपने पास क्या करते हैं, जब उनसे जीत नहीं पाया था तो वो क्या करते हैं, छापामार पद्धति अपनाते हैं, जिसको गुरिल्ला पद्धति भी कहते हैं भाई, है ना। गुरिल्ला पद्धति यानी अपने पास से पहाड़ों में छिप गए, दिखा, आक्रमण किया, वापस पहाड़ों में चले गए, वो होती है गुरिल्ला पद्धति। और पहाड़ी नीति अपनाई, यही नीति अपने अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप ने अपनाई थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। भूला बिसरा क्यों कहते हैं, भूला बिसरा इसलिए कहते हैं क्योंकि अकबर ने 1570 में अपना दरबार लगाया था और राजस्थान के शासकों को अपने दरबार में बुलाया था कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। अपने चंद्रसेन चले भी गए थे वहाँ पे, लेकिन उनका रवैया देख के ये वापस आ गए और फिर अपने पास से छापामार वाली पद्धति है वो अपनाए रखते हैं, इसीलिए इसे भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। चलिए फिर आगे चलते चले सर, चलिए। राव मालदेव ने से संबंधित कथनों से असत्य कथन को छांटिए भाई, अभी बात कर लेते हैं। बुदायूनी ने मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजा कहा है, बिल्कुल सही बात है। अबुल फजल ने मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा है, ये भी सही बात है। और फरिश्ता ने मालदेव को प्रताप का अग्रगामी नहीं कहा है भाई, फरिश्ता ने इसको मालदेव को भारत का महान शासक कहा है भाई। क्या कहा है, महान शासक कहा है, ये इसका सही आंसर होता है। तो कथन वाले थोड़ी सी ध्यान से। नेक्स्ट बात करें, युद्ध व वर्ष क्या सही मिलान कीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई। अब देखो भाद्राजुन का युद्ध की बात करें तो ये आपके पास होता है 1532 ईस्वी में, किसके बीच में हुआ, अभी बात करते हैं। हीराबाड़ी का युद्ध है वो आपके पास 1533 में हुआ है। और पाहेबा साहेबा का युद्ध की बात करें तो ये 1541-42 में हुआ है। और गिरी सुमेल युद्ध की बात करें तो ये आपके पास 1544 में हुआ है। अब थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल पढ़ लें, तो डिटेल के बारे में जानकारी लें तो भाद्राजुन का जो युद्ध है ना, ये भाद्राजुन का युद्ध जो हुआ है ना, मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। एक जो वाला युद्ध है ये किसके मध्य हुआ, ये चारों युद्ध मालदेव ने लड़े हैं। इसके विरोध में कौन आया था वो बात करते हैं। चारों अपने पास मालदेव ने लड़े हैं, तो मालदेव के कौन थे भाई, तो वो थे अपने पास भाद्राजुन के, है ना, ये ध्यान में सुना, भाद्राजुन के वीरा सिंघल। कौन थे भाई, वीरा सिंघल थे। ये इनसे युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध में मालदेव है वो विजयी होते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में कौन आते हैं, नेक्स्ट युद्ध आप लोगों के पास बी कैटेगरी में, बी में आता है हीराबाड़ी का युद्ध। इसमें अपने पास मालदेव के सामने नागौर के दौलत खां है वो सामने आते हैं और इसमें भी मालदेव जीतते हैं। अगर सी वाला जो युद्ध है ना, कौन सा है, पाहेबा साहेबा, तो मालदेव के सामने अपने पास राव जेतसी होते हैं। कौन होते हैं भाई, राव जेतसी होते हैं। इसमें अपने पास राव जेतसी हार जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और डी वाला जो युद्ध है गिरी सुमेल का, इसमें अपने इसके सामने राव मालदेव के सामने शेरशाह सूरी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मालदेव की बात नहीं हो के जेता और कुंपा की बात करेंगे भाई। जेता व कुंपा जो थे, इन्होंने अपने पास इसके खिलाफ युद्ध लड़ा था, क्योंकि मालदेव तो अपने पास चले जाते हैं और ये युद्ध मालदेव है वो हार जाता है। ये सारी कहानी समझ में आ गई, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपके पास अजमेर के सेनापति घुड़ले खां को मारकर, है ना, नाम याद रखना, घुड़ले खां को मारकर 140 कन्याओं को मुक्त कराने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे। अब ये अगर शासक की बात करें तो ये कौन थे भाई, ये आपके पास राव सातलदेव थे भाई। अब सातलदेव के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये युद्ध कौन सा था, तो एक बात बताते हैं आपके पास, ये जो अजमेर के कौन थे, घुड़ले खां, इनके साथ एक युद्ध, या मतलब 140 कन्याओं को ये क्या कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। इनको छुड़ाने के लिए कौन जाते हैं, हमारे शासक जाते हैं, राव सातलदेव। और इनके पास एक युद्ध होता है, कहाँ पे होता है भाई, ये कोसाणा का युद्ध बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, कोसाणा का युद्ध बोलते हैं। और ये युद्ध कब हुआ था,
ये युद्ध आपके पास 1492 में हुआ था। इस युद्ध में क्या होते हैं, सातल देव है वो आपके पास अपने घुड़ले खां को क्या करते हैं, हरा देते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान जो सातल देव है वो घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस उपलक्ष्य में जो कन्याएं हैं वो क्या करती हैं, वो घुड़ले त्योहार मनाती है भाई। क्या मनाती है, घुड़ले त्योहार मनाती है। और ये त्योहार कब मनाया जाता है, ये आपके पास चैत्र मास की, चैत्र जो माह होता है उसकी कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है भाई, कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है। अब एक छोटी सी बात और बता देते हैं, ये जो घुड़ले खां थे ये आपके पास सूबेदार किसके थे, तो ये आपके पास मल्लू खां के सूबेदार थे भाई। मल्लू खां जो शासक था अजमेर का, उसके सूबेदार थे घुड़ले खां। अब ये इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे चले तो आपके पास आ जाता है मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध के दौरान धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में। याद रखना भाई कि मैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की भूमिका के संदर्भ में क्या सत्य है, पॉइंट टू बी नोटेड वाला पर्सन जो मैं बातें करता हूं भाई। उन्होंने औरंगजेब की ओर से दारा सिकों के विरुद्ध भाग लिया था, नहीं लिया था भाई। वे दारा सिकों के पक्ष में औरंगजेब के विरुद्ध लड़े और घायल हुए, ये तथ्य आपके पास बिल्कुल सही है। कौन सा तथ्य सही है, ये तथ्य बिल्कुल सही है। वे युद्ध में तटस्थ नहीं रहे थे, पक्ष लिया था भाई, और यही पक्ष इनके लिए ज़्यादा भारी पड़ता है। मैं बताऊंगा कैसे। इस युद्ध के तुरंत बाद औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली का सूबेदार बनाया, नहीं बनाया भाई। ये तीनों तथ्य गलत है, ये युद्ध सही अपने पास। क्या देखो मैं बता देता हूँ कहानी क्या है। कहानी है आप लोगों की, जो औरंगजेब के पिता थे शाहजहां, शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे, कौन थे भाई, शाहजहां के बड़ा पुत्र दारा सिको था, दारा सिको। इसके साथ आपके पास शाही सेना होती है। क्या होती है, शाही सेना होती है। जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था ना मुगलों में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। शाही सेना होती है। शाही सेना अब जब इसके साथ रहेगी तो सीधी सी बात है, छोटे जो राजा होंगे वो इन्हीं का पक्ष लेंगे। तो जसवंत सिंह ने इन्हीं का पक्ष लिया था भाई, जसवंत सिंह ने इनका पक्ष लिया, लेकिन युद्ध में ये हार जाते हैं भाई। ये युद्ध कौन सा है, ये धर्मत का युद्ध है भाई। इस युद्ध में अपने पास जसवंत सिंह वो घायल हो जाते हैं, और जब ये घायल अवस्था में अपने महल पहुंचते हैं तो रानी है वो उसके लिए दरवाजे नहीं खोलती है। ये वो अलग मैटर है, इसका प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ये जो बातें आपको याद रखने वाली है वो ये है। अब ये इतनी बात आती है समझ में। अब इसके पक्ष में क्या होता है कि जब औरंगजेब क्या करता है, इस युद्ध में जीत जाता है भाई। क्या करता है, औरंगजेब जीतता है और ये क्या बनता है, शासक बनता है। और जब शासक बनता है तो मजबूरी में जसवंत सिंह को इसके साथ आना पड़ता है, यानी जसवंत सिंह बाद में इसके साथ आते हैं। फिर औरंगजेब अपने पास क्या करता है, जैसे भाई शासक को अपने पास रखना होता है तो इसके साथ रहते हैं। लेकिन जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, है ना, जब जसवंत सिंह अपने पास शहीद हुए, शहीद मतलब जब मरे थे, तो औरंगजेब ने क्या कहा था, आज कुफ्र का गढ़ ढह गया है, कुफ्र का गढ़ ढह गया है। ये बात उन्होंने बोली थी भाई, है ना, ढह गया। किन के लिए बोली, ये अपने जसवंत सिंह के लिए कहा था। तो ये तथ्य थोड़े से हो जाते हैं, अपने धर्मत के युद्ध के बारे में हो गए हैं, जसवंत सिंह के बारे में हो गए, औरंगजेब के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो खेजड़ली घटना 1730 ईस्वी की है भाई, के संबंध में विचार कीजिए। अब ये विचार वाले कथन है, ये विचार वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट बड़े खतरनाक होते हैं। मैंने बताया ना, राजनीति जो हमने फर्स्ट ग्रेड राजनीति का जो पेपर हुआ है उसमें हालत देखने वाली है, वही क्या हिंदी में देख लो भाई, ऐसी कंडीशन है। यह घटना महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हुई, जब गिरधर दास भंडारी लकड़ी काटने गया। बिल्कुल सही बात है भाई, अभय सिंह के शासनकाल में, और गिरधर दास भंडारी उसने वो पेड़ काटने के आदेश दिए थे। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग वृक्षों की रक्षा हेतु शहीद हुए, ये भी सही बात है। खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, नहीं, ये आपके पास 12 सितंबर को मनाया जाता है भाई। क्या, 12 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये घटना अगर आपको समझ में आ गई तो ये तथ्य वाले सारे पर्सन है भाई। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध उमादे किस शासक की पुत्री थी, ये भी प्रश्न बढ़िया है। अब इसके बारे में बात करें तो कहाँ की थी भाई, ये जैसलमेर के राव लूणकरण की बेटी थी। कौन, रूठी रानी, जिसका नाम उमादे है, वो अपने पास बात करें। छोटी सी एक घटना और सुना देता हूँ इसके बारे में। उमादे जो थी ये अपने पास पहले दिन ही अपने राव मालदेव से अपने पास मालदेव से रूठ जाती है भाई। किनसे, पहले दिन ही अपने मालदेव से रूठती है, और ये बाद में जीवन भर रूठी रहती है,
जीवन भर ही रूठी रहती है, इसलिए इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना जीवन कहाँ बिताया भाई? इन्होंने अपना जीवन है अजमेर के तारागढ़ में बिताया भाई, अजमेर के तारागढ़ में बिताया। और जब अपने पास कौन मालदेव है वो अपने शहीद हुए थे तो या अपने पास इस दुनिया को छोड़ के गए थे, तब इन्होंने अपने पास उनके साथ सती हो गई भाई, है ना, सती हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने थे अपनी इस प्रश्न से संबंधित। नेक्स्ट बात करें तो आता है 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार में रावचंद्र सेन की उपस्थिति और उसके परिणाम सही विश्लेषण क्या है भाई? अकबर का नागौर दरबार जिसमें अपने शासकों को बुलाया था अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, चंद्रसेन भी जाते हैं। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर जोधपुर पर स्थायी शांति स्थापित की नहीं भाई, उन्होंने कभी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करी थी। वे दरबार में उपस्थित हुए किंतु अकबर के रुख को देखकर बिना अधीनता स्वीकार के लौट गए थे। ये तथ्य बिल्कुल सही है, बाकी आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। निम्नलिखित उपाधियां उपनाम और संबंधित शासकों का मिलान कीजिए भाई। दल थम्मन की बात करें, ये आपके पास दल थम्मन है, वो किसकी उपाधि थी? ये आपके पास आती है गज सिंह को। किन्होंने दी थी? ये आपके पास जहांगीर ने दी है भाई इनको। किनको? गज सिंह की उपाधि है वो जहांगीर ने दी थी, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, सवाई राजा की बात करें तो ये आपके पास सूर सिंह को मिली थी। ये किसने दी भाई? ये अकबर ने दी है भाई। किन्होंने? अकबर ने इनको ये उपाधि दी थी। सन्यासी राजा किसे कहते हैं? ये मान सिंह को कहते हैं। सन्यासी राजा मान सिंह को कहते हैं, ये ध्यान में रखना। भूला बिसरा राजा आप भी पढ़ के आए हैं, रावचंद्र सेन को कहा जाता है। इनके बारे में अपनी सारी चर्चा अपन कर चुके हैं भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजस्थान का अबुल फजल कहा है ना? अबुल फजल किसे कहा भाई? ये इन्होंने कहा मोनोत नैन्सी को। किनको कहा? मोनोत नैन्सी को। इन्होंने क्या क्या ली? तो इसमें अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है नैन्सी री ख्यात, है ना, नैन्सी री ख्यात लिखा है। अगर दूसरी बात करें तो आपके पास आ जाता है मारवाड़ प्रगना री विगत, ये लिखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं, ये ध्यान में रखना। अब ये बात आ गई समझ में कि मुंशी देवी प्रसाद ने किनको कहा है? तो वो कहा मोनोत नैन्सी को कहा है। और क्या कहा है? क्योंकि इन्होंने मारवाड़ का इतिहास लिखा था, अबुल फजल ने भी इतिहास लिखा था, तो सीधी सी बात है जैसे अबुल फजल ने इतिहास लिखा था वैसे ही मोनोत नैन्सी ने मारवाड़ का इतिहास लिखा था। इसीलिए मारवाड़ परगना विगत के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने उनको क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। इसके बाद में बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ द्वारा अजीत सिंह को मुगलों के चंगुल से निकालने के लिए किनका प्रमुख योगदान रहा भाई? अगर बात करें अपने पास अजीत सिंह के बारे में तो वो जो मुख्य बात थी वो थी मुकुंद दास खींची और गोरा धाय के बारे में। ये दोनों मिलकर अपने पास क्या करते हैं? अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकालने का काम करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है जसवंत सिंह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? शाहजहां ने जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही बात है भाई, महाराजा की उपाधि है जसवंत सिंह को औरंगजेब ने दी थी। इनकी मृत्यु काबुल में 1678 में हुई, जिस पर औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का दरवाजा, अच्छा कुफ्र का दरवाजा है वो मैंने वहाँ पे लिखा ना, वो ढह गया, एक ही बात है टूट गया है। जसवंत सिंह प्रथम ने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना करी थी। नहीं, सूरज प्रकाश की जो ग्रंथ रचना है वो आपके पास कर्णिदान ने की है भाई। किन्होंने की है? कर्णिदान लिखी है भाई। अब बात करें अपने पास जसवंत सिंह के पास इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने जो लिखा है ना, जो अपने पास रचना करी है वो भाषा भूषण लिखा है इन्होंने। इसके अलावा बात करें तो प्रबोध चंद्रोदय, और इसके अलावा बात करें तो आनंद विलास की रचना की है। तो ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री मानबाई जगत गोसाई का विवाह जहांगीर सलीम से किया भाई? सीधी सी बात है, मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। और मोटा राजा उदय सिंह को ही बाद में जोधपुर का शासक है वो बनाया जाता है। अपने पास जब रावचंद्र सेन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं तो वो शाही सेना जाके जोधपुर पे आक्रमण करती है,
चंद्रसेन पहाड़ों में चला जाता है और फिर मोटा राजा उदय सिंह को उसका शासक है या उसके अधीन कर दिया जाता है। इसके बाद में बात करें देबारी समझौता किन रियासतों शासकों के मध्य हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था भाई, चलिए इसके बारे में छोटी सी बात करते हैं। मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के मध्य मुगलों के प्रभाव को कम करना, यही इसका कारण था देबारी समझौते का। अब देबारी समझौता कब हुआ भाई, तो ये आपके पास 1708 ईस्वी में हुआ। 1708 ईस्वी में ये आपके पास समझौता हुआ। अब कौन कौन सी रियासत थी, तो मारवाड़ थी। तो मारवाड़ के शासक कौन थे, अजीत सिंह थे। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह थे, ये आ जाता है। दूसरे शासक कौन थे, मेवाड़ की बात करें तो यहाँ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय थे। और बात करें आमेर की, तो आमेर के आपके पास जय सिंह थे भाई। कौन थे, जय सिंह। तो ये ध्यान में रखना कौन से शासक कब क्या समझौता था। समझौता ये था कि जो मुगल साम्राज्य है ना, उसकी ताकत को कम करना था अपने राजस्थान में, इसीलिए देबारी समझौता हुआ था। इसके बाद में जोधपुर में प्रसिद्ध महामंदिर नाथ संप्रदाय का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो राजा महाराजा मानसिंह ने करवाया था, क्योंकि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उसके उपासक थे। तो यही है भाई आपके पास नाथ जो संप्रदाय है और उसका जो महामंदिर है, इसका निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था। ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपना जो प्रश्न है इतिहास के वो तो होते हैं, रोकते हैं और आगे चलते हैं। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने से प्रभाव के का संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए भाई। ये विश्लेषण अगर आप कर दोगे तो मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है भाई। क्या है सिलेक्शन, कथन क्या है, थार मरुस्थल पर तीव्र सौर विकिरण के कारण एक अत्यंत गहरा न्यून वायुदाब केंद्र विकसित होता है। बिल्कुल होता है। किसके कारण, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर की ओर खिसकने से। ध्यान में रखना, अभी समझाएंगे। यह न्यून वायुदाब हिंद महासागर और अरब सागर से मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता, परंतु अरावली की दिक् स्थिति के कारण पश्चिमी राजस्थान में संघनन स्तर धरातल से बहुत ऊपर बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। थार मरुस्थल के ऊपर बनने वाला क्षोभ मंडलीय प्रति चक्रवाती परिसंचरण बादलों के विकास को अवरुद्ध करता है। बिल्कुल सही बात है। ये सारा जो घटनाएं होती है वो किसके कारण होती है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के कारण होती है। जब ये अपने उत्तर की तरफ बढ़ता है तब होती है भाई। तो ये सारे तथ्य इसके बारे में सही होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए भाई। क्या है, DAV की बात करते हैं। थानवेट का जो वर्गीकरण है उसमें जलवायु प्रदेश राज्य के अर्ध शुष्क और अधिकांश मैदानी जिलों में विस्तृत है, जहां ग्रीष्म काल में तापीय दक्षता अधिक होती है और शीतकाल में आपके पास न्यून वर्षा होती है। तो ये जो DAW है इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं भाई, है ना, अभी करते हैं भाई। ये कथन है भाई, तो कथन की बात करते हैं। इसके बाद DBW जलवायु प्रकार उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर में पाया जाता है, जहां शीतकाल अत्यंत शुष्क और तापमान में अत्यधिक वार्षिक उतार चढ़ाव होता है। तो ये दोनों कथन सही है भाई। कौन से, ये दोनों कथन सत्य होते हैं। इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों कथन असत्य नहीं, दोनों कथन है वो पूर्णतः सत्य है। अब एक छोटी सी बात इस वर्गीकरण के बारे में कर लेते हैं। इस वर्गीकरण के बारे में बात करें तो थानवेट ने जो वर्गीकरण किया है वो CA और W से किया है। D अपने पास दूसरा आ जाता है DAW से किया है, और अपने पास DB और W से किया है, और ये इन्होंने क्या है वर्गीकरण किया है। अब ये वर्गीकरण सारा समझा देता हूँ मैं। ये वर्गीकरण आपके पास आ जाता है दक्षिणी जो राजस्थान है ना, दक्षिणी राजस्थान जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वर्षा यानी अति, जिसमें कहते हैं ना राजस्थान अति आर्द्र जिसको कहते हैं क्षेत्र, अति आर्द्र जो क्षेत्र होता है वो आता है दक्षिणी राजस्थान, वो होता है CAW। याद रखेंगे, अभी बात करेंगे। DAW में अगर अपन बात करें तो जैसे यहाँ पे बता दिया है मैंने, ये आपके पास वाला जो क्षेत्र होता है ना, अर्ध शुष्क जो वातावरण होता है, अर्ध शुष्क लिख देता हूँ, अर्ध शुष्क वातावरण जो होता है वहाँ पे अपने पास इन्होंने इस वर्गीकरण में रखा है DAW को। अर्ध शुष्क की बात करें तो अर्ध शुष्क आता है आपके पास अरावली के पश्चिमी भाग में,
और अपने पास जो 25 सेमी वर्षा रेखा जो आती है ना, उसके इधर यानी पूर्व की तरफ और अरावली के पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र है वहाँ पे अर्ध शुष्क वातावरण है, अर्ध शुष्क वनस्पति है वो पाई जाती है। तो इस क्षेत्र को इन्होंने इसमें रखा है। अच्छा, डीबीडब्ल्यू की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये भी आपके पास अर्ध शुष्क वाला आता है। इसमें भी इन्होंने किसको रखा है, अर्ध शुष्क को रखा है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, ये अर्ध शुष्क उत्तरी वाला जो क्षेत्र है ना, अर्ध शुष्क उत्तरी प्रदेश की बात बता देता हूँ। उत्तरी प्रदेश में कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शायद नाम है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर में पाया जाता है। तो यहाँ पे अपने पास डीबीडब्ल्यू प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आपके पास आ जाता है शुष्क जो क्षेत्र है ना, शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। और बात करें तो आपके पास जो जैसलमेर वाला जिला है, जैसलमेर यानी मैं भी बता देता हूँ, जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। सीधी सी बात करें तो 25 सेमी वर्षा रेखा के 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम की ओर है भाई, पश्चिम की तरफ है भाई। तो ये क्षेत्र हो जाता है आपके पास, जो आपके पास थानवेट ने किया है वर्गीकरण। तो दोनों कथन सत्य हैं और बाकी आप देख लेना भाई। अब इसमें बात करें तो आता है सूची 1 जलवायु विज्ञानी और उनके संकेतक है, और सूची 2 में आपके पास राजस्थान के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, से सुमेलित करना है, अभी करवा देते हैं। अच्छा, कोपेन का वर्गीकरण की बात करें आपके पास, कोपेन के वर्गीकरण देखो अपन एक एक पर्सन में एक एक करेंगे, सभी की नहीं करेंगे। कोपेन के वर्गीकरण की बात करें तो ये जो BSHW को रखा है वो रखा है लूनी बेसिन, शेखावाटी और नागौरी उच्च भूमि। तो अगर कोपेन के, चलो एक बार पहले प्रश्न कर लेते हैं। थानवेट का अभी CAW पढ़ के आ गए हैं, इसमें अगर बात करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माउंट आबू, झालावाड़ और बांसवाड़ा, अति आर्द्र वाला क्षेत्र। त्रिवार्था का BWH की बात करें तो इसमें इन्होंने शामिल किया है आपके पास जैसलमेर, फलौदी, पश्चिमी बाड़मेर और बीकानेर को रखा है। और कोपेन का AW की बात करें तो ये दक्षिणी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी झालावाड़ वो क्षेत्र इसमें आ जाता है। अब एक बार इसमें मैं कोपेन का बता देता हूँ, फिर आगे वाले प्रश्न में। कोपेन ने 4 वर्गीकरण किए अपने राजस्थान के, तो इसमें अगर बात करें तो BWHW है, BSHW है और CWG है और AW है, ये इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो BWHW में आपके पास शुष्क प्रदेश जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में है। BSHW अर्ध शुष्क, जिसमें आपके पास क्या है, आपके अरावली के पश्चिम की तरफ का आता है। और CWG की बात करें तो ये अपने पास अर्ध शुष्क के इधर वाला जो अरावली परिवर्तीय प्रदेश आता है उसमें, जिसमें अपन बात करें तो ये आपके पास 50 सेमी वर्षा रेखा जो है ना, 50 सेमी वर्षा रेखा के वाला जो क्षेत्र है वो इस कैटेगरी में आता है। और अगर इसमें बात करें तो ये आपके पास दक्षिणी जो राजस्थान है उसमें, जैसे अपने पास डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, उस क्षेत्र को इन्होंने रखा है। तो ये सारी बातें अपने इस प्रश्न में आ जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संकेतक अक्सर जी का मतलब है राजस्थान के संदर्भ में किस विशिष्ट मौसम दशा को प्रदर्शित करता है। तो जी ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा का आगमन ये होता है, सबसे गर्म माह का तापमान व वर्षा ऋतु से पूर्व दर्ज होना ये होता है, वर्ष भर घने कोहरे का प्रभुत्व और शीतकाल में न्यूनतम वर्षा का सूचक। तो इसमें जो आता है वो आएगा आपके पास सबसे गर्म माह का तापमान वर्षा ऋतु से पूर्व दर्ज होना होता है। यानी सीधी सी बात बताए तो जी जो है वो गंगेज क्षेत्र को, यानी गंगेज यानी गंगा के मैदान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, एक खास बात बता देता हूँ मैं। गंगा का मैदान जो क्षेत्र है उसमें एक घटना होती है भाई, मतलब एक चक्र चलता है जलवायु में। क्या होता है सर वो चक्र? इसमें बात करें तो जो वर्षा ऋतु होती है जब उसका आगमन होता है, यानी मानसून जब आता है, कब आता है भाई, ये मई जून में आता है। तो मई जून में पहले जब अपने पास उससे जस्ट पहले जो मौसम होता है उस मौसम में बड़ी गर्मी हो जाती है भाई, मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जो गर्म हो जाता है उसके लिए आपके पास जी क्षेत्र है वो गंगेज जो मैदान है ना, गंगा का मैदानी वाला जो क्षेत्र है उसके लिए मान्य होता है। और उसमें यही कंडीशन होती है कि वर्षा के आने से पहले वाला जो महीना है वो बड़ा गर्म होता है। और मई जून से पहले, अपन जून में बात करते हैं तो मई में गर्मी होती है, और अगर इससे आगे होता तो जून में, मतलब मई जून में अपने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वर्षा के आने से पहले की बात है, यही वो अपने पास इंगित करता है।
राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता के स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा निष्कर्ष भौगोलिक दृष्टि से सटीक है? भौगोलिक दृष्टि से सटीक बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर औसत वर्षा घटती है और वर्षा की परिवर्तनशीलता का प्रतिशत बढ़ता है, यही सटीक बैठता है भाई। अपने पास क्या होता है, अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान है, ये अपने पास चतुष्कोणीय है, बिल्कुल है, ये अपना राजस्थान है। अगर इसमें बात करें तो क्या होता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा घटती है। जब अपने पास क्या दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये दिशा होती है दक्षिण पूर्व। जब इधर से अपने पास इधर जाती है वर्षा, इधर जाती है तो आपके पास वर्षा का औसत घटता है, बिल्कुल घटता है। जैसे यहाँ पे मानसून प्रवेश करता झालावाड़ में आता है, अपने कौन सी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की बात कर रहा हूँ, वैसे अपने अरबी शाखा भी आती है। लेकिन जब ये शाखा इधर बढ़ती है तो यहाँ पे बढ़ते 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 इधर जो वर्षा का औसत है वो तो घटता है और वर्षा की परिवर्तनशीलता का प्रतिशत बढ़ता है। और बिल्कुल यहाँ पे ये उल्टा ही होता है, वर्षा घटती है और परिवर्तनशीलता बढ़ती है, क्योंकि अब यहाँ पे वर्षा कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी होती ही नहीं है, तो वो होती है परिवर्तनशीलता। राजस्थान के संदर्भ में ये बिल्कुल सत्य कथन होता है। ये तथ्य अगर सुनोगे तो याद हो जाएंगे। राजस्थान में शीतकालीन चक्रवाती वर्षा मावहट जिसको कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है भाई? असत्य कथन बताना मतलब 3 सत्य है, और 3 सत्य है तो बता देते हैं। ये वर्षा उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम के प्रवाह तंत्र से संचालित होने वाली वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं यहाँ पे पूरी डिटेल करूंगा तो अपना जो पेपर है वो अधूरा रह जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के राजस्थान में सक्रिय होने पर रात में तापमान में अचानक गिरावट दर्ज नहीं होती है। इसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह वर्षा भूमध्य सागर से नमी लेकर आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। मावठ रबी की फसलों विशेष रूप से बारानी गेहूं और सरसों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होती है। ये तीनों कथन सत्य होते हैं भाई। ये कथन असत्य होने का कारण पता होना जरूरी है, ये कथन असत्य क्यों है। चलिए बात करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जब आप जानते हो ना, पश्चिमी छोटी है ना, पश्चिमी लिखना मैं क्या लिख देता हूँ, पश्चिमी विक्षोभ बात करें तो ये कहाँ से आते हैं, ये भूमध्य सागर से आते हैं विक्षोभ। अब वहाँ से ये क्या लेके आएंगे, अपने पास बादल वगैरह लेके आएंगे। और जब रात में आपके पास बादल छा जाते हैं, है ना, आसमान में जब बादल छाए हुए हैं, ये बादल बना दिए, तो नीचे बादल छाने से क्या होता है, यहाँ नीचे हवा का बहना या जो उमस है वो हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, हमेशा तापमान बढ़ता है भाई। क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। अरे क्या हो गया भाई, चलिए, हाँ, तापमान बढ़ता है ना कि घटता है। और जब विक्षोभ चले जाते हैं, बारिश करके चले जाते हैं, उसके बाद में तापमान घटता है। तो ये बात ध्यान में रखना आप लोग, ये तापमान घटता है। तो ये तथ्य अगर आपको याद है तो आपका प्रश्न कोई गलत नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट बात करें, सूची 1 समदाब रेखाएं जुलाई माह को, सूची 2 गुजरने वाली जिलों का सटीक क्रम बताना है भाई। ये वायुदाब रेखाएं क्या होती हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। सॉरी, समदाब रेखाएं बताया था ना। समदाब रेखाएं देखो आप जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते मैं बता देता हूँ। अपने ग्लोब पर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनमें अपने पास तापमान का बताया जाना होता है भाई। क्या होता है? तापमान का बताया जाना होता है। और ये क्या होता है, ये आपके पास जो मिलीबार है ना, MM में मिलीबार जिसको अपन कहते हैं ना, मिलीबार यानी दाब, जिसके अपने पास दाब की दृष्टि दर्शाता है, सीधी सी की वायुदाब कितना है, तो मिलीबार में होता है। अब ये जो रेखाएं होती हैं ये आपके पास क्या होती है, इन पे अपने पास मान लेते हैं इस क्षेत्र में जो आते हैं, इस क्षेत्र में जो आते हैं, इस पे कौन सी रेखा है, मतलब यहाँ पे 1000 मिलीबार, मैं एक बार बता देता हूँ, 1000 मिलीबार नहीं होता है यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे 1000 मिलीबार दाब है। इससे ऊपर कितना है, इससे ऊपर कितना है, ये होता है। ये अपने पास दक्षिणी ध्रुवों पे दाब कम होता है हमेशा। अब एक छोटी सी बात करें तो ये जो 997 मिलीबार दाब है, समदाब रेखा है, ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पे दाब है वो कम होगा भाई। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा होगा भाई, है ना, ध्यान से समझ लेना। जहाँ पे जितनी गर्मी होगी उतना ही दाब है वो कम होगा। आप जानते हो भाई दाब क्या होता है, दाब अपने पास जब गर्मी होती है तो हवा, जो वातावरण है वो ऊपर उठता है, हवा जो ऊपर उठती है, और जब हवा ऊपर की तरफ जोर लगाएगी तो दाब कहाँ से आएगा, दाब नहीं होगा। इसीलिए 997 में जो दाब है वो यहीं पे होता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जो समदाब वायु रेखा। जैसे मैं अपना राजस्थान बनाता हूँ मैं,
अगर मैं बात करूं तो ये जैसलमेर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपके पास 997 मिलीबार है ना, एमबी लिख देता हूँ, मिलीबार ताप दबाव है यहाँ पे। अब बात करते हैं 998, तो 998 सीधी सी बात है, इससे नीचे ही आना है, ऊपर तो कम होगा, यहाँ ऊपर यहाँ पे तो कम ही जाएगा भाई, यहाँ पे कम होगा, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे दाब है वो कम होगा। तो इसमें अगर बात करेंगे तो आ जाएगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। और 999 है तो ये अपने पास इससे नीचे आ जाएगा, जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर में। और 1000 की बात करें तो क्या सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में आ जाता है। यानी जहाँ का मौसम ठंडा रहता है वहाँ पे दाब ज़्यादा होता है, जहाँ पे गर्म होता है वहाँ पे क्या है अपने पास जो समदाब रेखाएं हैं उनका भार है वो दाब है वो कम होता है। और मौसम का जो आगमन होता है मानसून हमेशा क्या है घने से कम की ओर जाता है। यही कारण है जो जैसलमेर का जो अपने पास जो है थार का मरुस्थल है ये अपने मानसून को क्या करता है, आकर्षित तो करता है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। इसका कारण मैंने बता दिया, अरावली की संरचना। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पे अपने पास तापांतर यानी ताप में अंतर कम, सबसे कम कहाँ रहेगा, सीधी सी बात है ये आपके पास डूंगरपुर में रहेगा, सबसे कम है वो यहीं पे रहेगा। इसमें तापांतर में अंतर नहीं आता है, मोस्टली लगभग सेम रहता है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से राज्य के अधिकांश आंतरिक भागों में भारी वर्षा न हो पाने के पीछे का मुख्य कारण आप सभी जानते हो भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला का अरब सागरीय मानसूनी पवनों के समानांतर विस्तृत होना मुख्य कारण यही है। मानसूनी पवनों के मार्ग में किसी प्रभावी भौतिक अवरोधक का अभाव होना, यह भी सीधी सी बात है, कोई अभाव। अरावली के सारे मैं भी समझाऊंगा, अभी चिंता मत करो। थार मरुस्थल की अत्यधिक शुष्कता और उच्च तापमान के कारण सापेक्षिक आर्द्रता का घट जाना, जिससे हवाएं संतृप्त नहीं हो पाती है, बिल्कुल सही बात है। अब इन तीनों घटनाओं के बारे में समझाने वाली बात कौन सी है, वैसे तो आप जानते हो ये अपना राजस्थान है। और जब ये मैं क्या बना रहा हूँ भाई, चलिए हाँ मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ राजस्थान बनाने की, अगर बनता है तो बना ही देते हैं, है ना, हाँ बनेगा क्यों नहीं बनेगा, चलिए हाँ ये अपना राजस्थान है। इसमें अरावली इस तरीके से आती है। अब जब अरावली इस तरीके से आएगी तो अपना राजस्थान कहाँ पे है, अपना राजस्थान अपने भारत में यहाँ पे है। ये देखो अपने भारत की भी बना देते हैं थोड़ी सी आकृति, नहीं भारत की नहीं बनाएंगे भाई, भारत की बनेगी नहीं, आप कहोगे सर बनी नहीं है, तो ये अपना भारत मैं एक बार इस तरीके से बना देता हूँ। अब इसमें बात करें तो अपना राजस्थान यहाँ पे है और अरब सागर यहाँ पे है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और अपने दक्षिणी पश्चिमी जो अपने क्या है शाखा अगर बात करें तो वो यहाँ से आती है उठ के भूमध्य सागर के अपने मेडागास्कर द्वीप समूह से। जब वो यहाँ पे आती है ना, जब वो आपके पास यहाँ पे आती है तो यहाँ पे केरल की, अरे क्या हो गया भाई, यहाँ पे जो केरल की पहाड़ियाँ हैं इनसे टकराकर शाखा, ध्यान से समझ लेना, केरल की पहाड़ियों से टकराकर एक शाखा इधर और एक शाखा इधर चली जाती है। ये शाखा यहाँ पे जाके गारो खासी से जो पहाड़ियाँ है ना उनसे टकराकर अपने राजस्थान की तरफ आता है, ये सीधे यहाँ पे बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। अब इतना अगर समझ में आ गया तो अब ये शाखा अपने पास यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे प्रवेश करेगी, अब यहाँ जाती है, अब यहाँ से जाएगी तो सीधी सी बात है इन हवाओं को क्या कौन रोक लेगा, इनको अरावली पर्वतमाला रोक लेगी। अब जब इनको अरावली पर्वतमाला रोक लेगी तो ये जो यहाँ से टकरा के सब संघनन होगा तो वो बारिश है वो इसके इधर वाले क्षेत्र में होगी। अब इससे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कोई अवरोधक ज़्यादा नहीं आने के कारण से अपने इधर निकल जाती है। दूसरी बात करें तो इधर का तापमान जो है वो अत्यधिक होता है और जब तापमान अत्यधिक होगा तो शुष्कता अत्यधिक होगी, तो उच्च तापमान के कारण सापेक्षिक आर्द्रता का घट जाना होता है, तो आर्द्रता अपने आप घट जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो अपने पास तापमान के कारण है वो जो पानी की जो नमी होती है वो गायब हो जाती है, इस कारण से भी वर्षा कम होती है। तो ये व्याख्या जो मैंने बताई है ये थोड़ी सी समझना आप लोग। इसके बाद है कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान को कोड से निर्दिष्ट किया गया है। इसमें बात करें तो आपके पास कौन सा आएगा भाई, अब ये जो कृषि जलवायु खंड है ना इसके बारे में एक छोटी सी बात और बता देते हैं, इनसे प्रश्न पक्का पूछा जाना है। पहले इस प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करें तो आ जाएगा जोन 3 बी जो है, इसमें आपके पास ये कौन सा क्षेत्र है, ये बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान है। अगर इसकी बात करें तो इसमें जैसे अलवर है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, यानी कहने का मतलब अपने पास सवाई माधोपुर
ये क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। तो ये अलवर भरतपुर है, ये सवाईमाधोपुर है, ये जो अपने पास पूरी मैदानी वाला जो क्षेत्र है ना, उसमें अपने हमेशा बाढ़ संभावित क्षेत्र रहती है। अब इस प्रश्न के बारे में एक आगे प्रश्न आने वाला है, उसमें हम सारी डिटेल से चर्चा कर लेंगे कौन से क्षेत्र में कौन सा आता है। अब बात करें राजस्थान की स्थानीय पवनों और मौसमी शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करें भाई। अब ये सत्यता की जांच करवाएं तो क्या है, झाला उस गर्म और शुष्क हवा को कहते हैं जो वाष्पीकरण की दर को तीव्र कर फसलों को झुलसा देती है। बिल्कुल कहते हैं, सही कहते हैं। तो झाला नाम याद रखना है ना। हाँ। डांग स्थानीय रूप से दक्षिणी पूर्वी दिशा में चलने वाली तीव्र चक्रवाती हवाओं का नाम है। नहीं, ये हवाओं का नाम नहीं है। डांग आपके पास जो चंबल का मैदान है ना, चंबल का बीहड़ वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, बीहड़ वाला जो क्षेत्र है उसको डांग कहते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, डांग कहते हैं। और तो इसमें क्या हो जाएगा, ए तो सत्य है लेकिन बी असत्य हो जाएगा, कथन आपके पास ये सही हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट ये रहा आपके पास वो प्रश्न जिसमें आपको जानना जरूरी है भाई। सूची कृषि जलवायु खंड दिया हुआ है और उसके अंतर्गत आने वाले विशिष्ट जिला समूह को सम्मिलित करना है। अब इसमें बात करें तो जोन 1 में आपके पास क्या आ जाएगा, जोन ए जो है वो आपके पास बाड़मेर जोधपुर होता है। और जोन 2 और बी की बात करें तो इसमें जालोर पाली सिरोही आ जाता है। और जोन 4A की बात करें तो इसमें आपके पास भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद आ जाता है। और जोन 5 की बात करें तो इसमें कोटा बूंदी बारां झालावाड़ आ जाता है। आद्र जो जिले हैं वो इसमें शामिल होते हैं। बाकी वहाँ पे आगे ये आ गए हैं और बाकी कुछ बचे होंगे तो वो अपना आगे देख लेंगे, आगे वाले पेपर में चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करें थानवेट के अनुसार EAD, ये तो आप बता दोगे अब, है ना, अब बता दोगे आप लोग, मुझे पता है। प्रकार की जलवायु में अक्सर से जो डी है वो किसके लिए है, तो डी है वर्ष भर किसी भी मौसम में वर्षा का न होना, यानी हमेशा ड्राई रहना, हमेशा ड्राई रहता है। ड्राई डे बना देते हो आप भी, जैसलमेर बेचारा ड्राई डे में जी रहा है, आप कहोगे सर ड्राई डे बोल रहे हो। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान के में आर्द्रता की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौगोलिक रूप से अशुद्ध है भाई। अशुद्धि की छांट करने के लिए तो मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, आप भी तैयारी में लगे हो। राज्य में सापेक्षिक आर्द्रता जुलाई और अगस्त माह में अधिकतम तथा अप्रैल मई में न्यूनतम होती है। बिल्कुल सही बात है, आर्द्रता सबसे अधिक अपने पास जुलाई और अगस्त में होती है और न्यूनतम अप्रैल और मई में होती है। धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है। इसके कारण क्या होता है, माउंट आबू में आर्द्रता अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में ग्रीष्म ऋतु के दौरान विशिष्ट आर्द्रता राज्य के पूर्वी भागों में अधिक दर्ज होती है, नहीं होती है भाई। तो आप तथ्य पढ़ो तो सही। अब तथ्य पढ़ा है तो क्या कह रहा है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में ग्रीष्म ऋतु के दौरान विशिष्ट आर्द्रता राज्य के पूर्वी भागों से अधिक नहीं होती है, पूर्वी भागों से बहुत कम होती है। थोड़ी सी बात इधर की उधर और आप माइनस में हो जाते हो। दोपहर के समय ये गलत है, तो इसमें आपके बात दोपहर के समय सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम और प्रातः काल में अधिकतम होती है, ये आप बता सकते हो। तो ये अपने पास हो जाता है अशुद्ध वाक्य, ये मतलब कथन असत्य मान के चलो। नेक्स्ट, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से किस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। अति आर्द्र कौन सा क्षेत्र, अति आर्द्र अगर बात करेंगे तो आपके पास डूंगरपुर आ जाता है ना, ये डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ये लो बांसवाड़ा कर देते हैं। और अगर बात करें आपके पास तो अपने झालावाड़ भी इस कैटेगरी में आता है, ये आ जाते हैं। तो इनकी बात करें तो इनमें अगर पूछे कोई तो किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें आपके पास सवाना तुल्य घास में मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना भाई, कौन सी सवाना तुल्य घास और मानसूनी पतझड़। कंटीली झाड़ियाँ कैक्टस आपके पास शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ये ध्यान में रखना। सदाबहार और अर्ध सदाबहार सघन वन की बात करें तो ये आपके पास जो पूरी मैदान है ना, पूरी मैदान जिसमें अपन उपोष्ण जलवायु भी मानते हैं, है ना, इसमें आते हैं ये। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति की बात करें तो ये राजस्थान में न के बराबर मिलती है। अच्छा, ये बात प्रश्न अगर समझ में आ गया तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चले तो अक्टूबर हीट परिघटना के संबंध में दिए गए तर्कों पर विचार कीजिए भाई। अब ये अक्टूबर हीट है, फलान हीट है, डमकान हीट है, इसके चक्कर में आप है ना अपने प्रश्नों को डुबो देते हो, वो नहीं करना है ना। तो आप स्वाहा कर देते हो अपने प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न अगर आ रहा है तो करना, नहीं आ रहा है तो नहीं करेंगे भाई।
यह मानसून प्रत्यावर्तन के समय साफ आकाश और उच्च तापमान के साथ उच्च आर्द्रता के संयोजन से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। नेक्स्ट वाला कथन पढ़े तो इस दौरान वायुमंडलीय दबाव में तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण हवाएं शांत हो जाती है और घुटन भरी मौसम वो हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, हवाएं ऊपर उड़ जाती है, नीचे हवा नहीं चलती है, बिल्कुल ऐसे खाली खाली सा लगता है। तो वो आपके पास अगर बात करें तो ये दोनों कथन सही है भाई, है ना, ये दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाला प्रश्न क्या है। त्रिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण के में राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के विभाजन का मुख्य आधार किसे मानना है। तो त्रिवार्था की अगर बात करें तो इन्होंने केवल वार्षिक वर्षा की मात्रा मानी है भाई, है ना। इन्होंने केवल अपने पास जो राजस्थान का वर्गीकरण किया है इसमें केवल वर्षा को ही आधार मानना है। जहाँ पे शुष्क जलवायु है वो बता दिया, अर्ध शुष्क जलवायु बता दिया, आर्द्र जलवायु बता दी, अति आर्द्र जलवायु बता दी। बस इस आधार से इन्होंने क्या है इसका वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने केवल मात्रा रखी है, भाई वर्षा की। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम वार्षिक दर। सीधी सी बात है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब जहाँ पे अपने पास चेंज होने की संभावना नहीं होती है, वाष्पोत्सर्जन जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे होता है। यहाँ पे बांसवाड़ा में सबसे कम होता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म काल में दोपहर के समय बनने वाले बबूल्या की उत्पत्ति का मुख्य भौतिक कारण है। बबूल्यो जानो ना, बबूल्यो, हाँ। तो उसमें बात करें तो आता है पश्चिमी विक्षोभ। मैं सीधे उत्तर बता रहा हूँ, पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी पवनों का आपस में सीधा टकराव नहीं है भाई, ये नहीं है। इसमें धरातल के तीव्र गर्म होने से वायु फैलकर ऊपर उठती है भाई, ये इसका कारण होगा, ये है इसका कारण। मैं बता देता हूँ कैसे, ये बाकी तीनों नहीं है कारण, मैं समझा देता हूँ कैसे। धरातल से तीव्र गर्म हवा होने से क्या होता है, अपने पास वायु फैलकर ऊपर उड़ जाती है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। ये अपनी धरातल है, मान के चलिए इस तरीके से, ये कटोरा है, कटोरा नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है। ये अपना धरातल है, यहाँ से अपने पास धरातल गोल भी नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है। ये अपना धरातल है, ये कर देते हैं। और अब यहाँ पे गर्मी हो जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हवाएं चल रही होती है ना, वो जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे ऊपर उठ जाएगी, और जैसे जैसे वो ऊपर उठती जाएगी यहाँ का जो क्षेत्र है ना वो ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक का मतलब खाली हो जाएगा। अब खाली होने का मतलब क्या है भाई, खाली होने का मतलब है कि यहाँ से अपने पास हवा तो ऊपर चली गई। अरे ये गिलास है अपने पास, ये मान के चलिए ये गिलास है ना, ये गिलास मैंने यहाँ से उठा दिया और अपने पास क्या हो गई, इसमें से मैंने क्या कर दिया, ये जो हवा है ना वो मैंने यहाँ से निकाल दी भाई। गर्म होता जा रहा है तो अपने पास हवा ऊपर जा रही है, तो ये जो गिलास है वो खाली हो गया। अब खाली गिलास है तो इसका मतलब क्या है, इधर की हवा और इधर की हवा वो इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगी, और जब ये आपस में ऐसे हवा प्रवेश करेंगी तो ये इधर से धक्का मारेगी, ये इधर से धक्का मारेगी, ये मारेगी, ये मारेगी, ये मारेगी, ये मारेगी, मारते 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 अपने क्या हो जाता है, बबूल्या का निर्माण हो जाता है। अब इतना समझ में आ गया तो चलिए फिर क्या है, धरातल के तीव्र होने से वायु फैलकर ऊपर उड़ जाती है और जो खाली जगह होती है उसमें हवाएं वापस आना शुरू करती है, तो वो दोनों तरफ से हवाएं आती है, वो आपस में टकरा कर शुरू कर देती है आपकी बबूल्या का निर्माण। नेक्स्ट है राजस्थान में सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा का प्रवेश किस प्राकृतिक संभाग से होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधी सी बात है कहाँ से होगी भाई, हाड़ौती के पठार से होगी। कैसे होगी, तो अभी थोड़ा सा एक पहले तो अपना राजस्थान बना देते हैं, छोटा सा भाई है ना, छोटा सा राजस्थान बनाएंगे, और अगर अपने पास ये हो जाता है, ये राजस्थान हो गया भाई। अब एक भारत और बना लेते हैं, भारत बनाना जरूरी है तभी आपके समझ में आएगा। ये अपना भारत हो गया है, पतंगाकार ये ना अपना भारत। अपना राजस्थान ये जो क्षेत्र वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे जब क्षेत्र आता है, अब यहाँ से अपने पास मेडागास्कर से वो मानसून उठता है, तो यहाँ पे हिंद महासागर से उठता है ना, ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपने राजस्थान यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है भाई, इस तरीके से आएगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे केरल की पहाड़ियाँ हैं, केरल की पहाड़ियों से ये ऐसे टकराएगी, ये ऐसे चले जाएगा, यहाँ पे अरब सागर आ जाता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ जाती है, और यहाँ से जब ये शाखा ऐसे इधर आती है, इधर प्रवेश करती है, तो यहाँ पे गारो खासी है ना, खासी कौन सी जयंतिया, ये तीनों जयंतिया, हाँ ये तीनों पहाड़ियाँ मिलती हैं, इनसे हवा टकरा के इधर घूमती है, और इधर आपके पास राजस्थान में आए तो ये क्षेत्र आ जाता है।
ये क्षेत्र आ जाता है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये आपके पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाता है। तो ये रहा आपके पास हाड़ौती का पठार। हाँ, ये आप कहोगे सर हाड़ौती का पठार, तो ये हाड़ौती का पठार ही है यहाँ पे, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपने वो अपने वर्गीकरण किया हुआ ना उसमें बोलते हैं, वैसे ये हाड़ौती का पठार ही है यहाँ पे। तो अपने राजस्थान में कौन सी शाखा आएगी, ये अपने पास क्या पूछ रहा है, दक्षिणी पूर्वी मानसून जो शाखा। अब ये अरब सागरीय शाखा वो अपने पास कहाँ पे प्रवेश करेगी, ये अपने पास इस तरफ प्रवेश करेगी इस तरीके से। तो ये दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करती है, ये अपने पास हाड़ौती के पठार पे प्रवेश करती है। तो ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है भाई, याद रखना है इसको। अब ये अरबी भाषा का कौन सा शब्द था भाई, तो इसमें बात करें तो आ जाता है मौसिम। एक शब्द है आपके पास अरबी भाषा में मौसिम, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार, है ना, ऋतु के अनुसार हवाओं का बदलना होता है। तो अगर कोई पूछ ले ऐसे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है भाई, इसके बाद में जो दिया हुआ सूची 1 स्थानीय पवन और सूची 2 है वो मानसून वर्षा को सूची 2 संबंधित राज्य क्षेत्र से सम्मिलित करना है। अब ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो काल बैसाखी जो है वो आपके पास कहाँ आती है, वो पश्चिमी बंगाल में आती है। लू कहाँ चलती है, ये आपके पास अपने यहाँ पे चलती है उत्तरी पश्चिमी भारत में, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे। चेरी ब्लॉसम कहाँ पे है, चेरी ब्लॉसम आपके पास केरल के तटीय क्षेत्र में होती है। और आम्र वर्षा है वो आपके पास केरल एवं दक्षिणी भारत में होती है। अब इसके बारे में छोटी सी बात करें तो ये जो सारी वर्षाएं हैं ना ये आती कहाँ से है सर, तो ये देखो कोई खास बात नहीं है, अपनी जो अरब सागरीय शाखा जाती है ना, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं। तो बस यही बात है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू आपके पास उत्तरी पश्चिमी भारत में, चेरी ब्लॉसम केरल व तटीय प्रदेश कर्नाटक में, जो कि आपके पास कॉफ़ी के लिए बहुत ही शानदार होती है भाई, है ना। और आम्र वर्षा आपके पास केरल और दक्षिणी भारत में होती है। इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा करें तो अतः पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये विचार वाले बहुत आ रहे हैं सर, कोई बात नहीं है, इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर होती है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न रिपीट हो गया भाई, और ये इनसे होने वाली राजस्थान व पंजाब में रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। ये तीनों ही सही है भाई, इसमें कथन है वो तीनों कथन इसमें सही हो जाते हैं। तो चलिए फिर आगे। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत जानते हो अपना राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के ऊपरी वाला जो हिस्सा वो आ जाता है। इसके अलावा मैं अभी समझा देता हूँ, निम्न वायुदाब बनने का मुख्य कारण क्या है भाई, निम्न वायुदाब मैंने बता दिया है, गर्मी जहाँ पे पड़ेगी वायुदाब कम होगा। अत्यधिक सौर विकिरण और महाद्वीपीय प्रभाव बिल्कुल ये सही है भाई। अब ये अत्यधिक सौर विकिरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपने पास सूरज की किरणें वो सीधी पड़ती हैं, अपने पास मरुस्थलीय क्षेत्र है तो सौर विकिरण का प्रभाव पड़ता है। और महाद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है, महाद्वीपीय क्षेत्र वो होता है जहाँ पे समुद्र का किनारा नहीं लगता है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट आता है कथन और कारण वाला प्रश्न आया भी, शानदार प्रश्न है। राजस्थान का पश्चिमी भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में भी अत्यधिक सूखा रहता है, ये अभी बात करेंगे इसका कारण। अरावली पर्वतमाला की दिशा मानसूनी पवनों के समानांतर है और यह पवनों के मार्ग में प्रभावी अवरोध नहीं बनाती है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है, और कारण है वो व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समझा दिया मैंने ये। इसके बाद में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है भाई। इसकी बात करें तो कोपेन का जो वर्गीकरण है राजस्थान के लिए 4 प्रकार का था, भारत के लिए अधिक था। ये इस चर्चा अपन बाद में करेंगे भाई, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई। इसका आंसर आ जाएगा AMW प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, वो पश्चिमी तटीय मैदानों में पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। अभी विचार करवा देते हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा की तुलना में अरब सागर शाखा है वो अधिक शक्तिशाली होती है, बिल्कुल मैं बताऊंगा कैसे क्यों। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर अरब सागर शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है, ये गलत है। दोनों शाखाएं उत्तर भारत के मैदानी भाग में गंगा के मैदान में आपस में मिलती है, ये भी सही बात है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न का आंसर क्या करना है, असत्य कथन बताना है, तो केवल 2 इसमें असत्य है भाई, 1 और 3 है वो सत्य कथन होते हैं।
अब ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी सर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर वर्षा है, वो अरब सागरीय शाखा द्वारा वर्षा अधिक होती है? नहीं होती है। मैं बता देता हूँ कैसे। ये अपना भारत है भाई, ये भारत आ रहा है, अपन अरब सागरीय शाखा अपने पास इधर जा रही है भाई, इधर जाएगी, ये इधर ही तो जा रही है कि नहीं जा रही है अरब सागरीय, और पश्चिमी जो अपने पास घाट है ये घाट है भाई। अब ये प्रश्न क्या, ऑप्शन क्या कर रहा है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर। अब पूर्वी ढलान रहेगा आपके पास इस तरफ, इस तरफ, यही तो ना, क्योंकि पूर्व दिशा इधर, तो सीधी सी बात है जब इधर जाएगी तो ये तो वृष्टि छाया प्रदेश बन गया, इसका मतलब यहाँ पे वर्षा कम होगी, वर्षा का कम होना होता है इस तरफ वर्षा का। अब अगर ये बात ऐसी बोलते हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर होती तब ये कथन सही हो जाता। तो समझ में आया बंधुओं? आ गया तो चलो फिर। विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिन राम या मासिन राम भारत के किस राज्य में है? ये मेघालय में है। इसमें तो कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है भाई, इसमें ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखना। अल नीनो की बात करें तो ये आपके पास भारतीय मानसून का प्राय कमजोर होना जो होता है वो इसी के कारण होता है। ये कारण बनती है जो अपने पास तो हवाएं आती है वो भारत में मानसून को ले जाती है साथ में। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो ये भारत में क्या करता है? शीतकालीन वर्षा करता, मावठ करता है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है सूर्य की स्थिति के अनुसार उत्तर की ओर खिसकना होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा वातावरण का वैसे वैसे ऊपर की ओर खिसक जाना होता है। पश्चिमी घाट की स्थलाकृति अरब सागरीय शाखा द्वारा अत्यधिक वर्षा होती है। तो ये मिलान हो गया है। तो चलो फिर आगे करें तो भारत में उत्तर पूर्वी लौटते हुए मानसून द्वारा प्रमुख रूप से किस तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है? लौटता हुआ मानसून की बात करें तो ये आपके पास क्या करता है? कोरोमंडल तट पे पास क्या है? कोरोमंडल तट पे वर्षा करता है भाई। कोरोमंडल तट से वापस हवा लेता है और तमिलनाडु, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में होता रही, तमिलनाडु में वर्षा होती है। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करें तो आ जाता है मानसून में विच्छेद या विराम की स्थिति का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये अपने पास विच्छेद या विराम की स्थिति होती है मानसून द्रोणिका हिमालय की तलहटी की ओर खिसक जाना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। हिमालय पर्वतमाला है जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को भारत की रक्षा करती है, बिल्कुल करती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ये प्रश्न बहुत सरल है, दोनों सत्य हैं। चलिए, भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम किस राज्य के तट पे टकराता है? तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ना वो केरल तट से टकराता है भाई, सबसे पहले केरल को टकराता है, वहां से टकराने के बाद में 2 भागों में बंट जाता है। इसके बाद में आता है कोपेन के सांकेतिक अक्षरों को संबंधित जलवायु क्षेत्र से सुमेलित करना भाई। BWHW पश्चिमी राजस्थान जो मैंने बता दिया है, BWHW राजस्थान का शुष्क प्रदेश जो होता है वो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में। CWG कौन सा होता है? CWG आपके पास होता है, ये होता है गंगा का मैदान। अब गंगा के मैदान में CWG उपोष्ण जलवायु जिसको कहते हैं वो पाई जाती है। और AS की बात करें तो ये आपके पास तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। और DFC की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का व सिक्किम जो प्रदेश है वो अपने उस जलवायु प्रदेश में आता है। इसके बाद में बात करें आपके पास तो आता है चेन्नई में ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कम होने, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा कम होने का मुख्य भौगोलिक कारण सीधी सी बात है दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा कोरोमंडल तट से समानांतर निकल जाती है, यही इसका कारण होता है भाई। इसके बाद में बात करते हैं मेघालय के पठार पर अत्यधिक वर्षा होने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सीधी सी बात है खासी जयंती और गारो जो ये रही गारो खासी जयंती पहाड़ियों की कीपाकार स्थलाकृति जो होती है वही अपने पास यहाँ पे क्या है सर्वाधिक वर्षा कराती है। और इसी कारण से मेघालय में मासिन राम स्थान पर क्या होती है? अत्यधिक वर्षा होती है। इसके बाद में बात करें भारतीय द्विध्रुव की सकारात्मक अवस्था का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है? नहीं होती है। भारतीय मानसून को अनुकूल बनाता है? यह केवल उत्तर पूर्वी मानसून की तीव्र करता है, इसका भारतीय वर्षा तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, ये अपने पास भारतीय मानसून को क्या करता है? अपने अनुकूल बनाता है। ये इसका आंसर आ जाएगा भाई।
अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं तो आता है अक्टूबर नवंबर के महीनों में अचानक तापमान बढ़ने और अत्यधिक उमस भरी कष्टकारी स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अपने पास कार्तिक की उमस के नाम से जानते हैं, या इसको एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? इसे अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं, अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्यों होता है ऐसी कंडीशन? तो ये जो मैं बताता हूँ, इस समय तक क्या मानसून लौटने की कगार पे होता है, मानसून जाने की कगार पे होता है। अब जब मानसून चला जाता है तो पीछे क्या है, अपने पास तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है तो जो धरती में अपने पास पानी होता है वो क्या करता है, वो बाहर निकलता है। अब गर्म पानी की भाप, मतलब मान के चलो बाहर निकलेगी तो उमस पैदा होगी कि नहीं, और जब उमस होगी तो सीधी सी बात है गर्म होगी, और इसी के कारण अपने पास ये गर्मी होती है। तो इसे कार्तिक उमस या अक्टूबर की हीट भी कहते हैं भाई। नेक्स्ट बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करते समय किस बल के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है? तो ये कोरियोलिस बल होता है भाई, है ना। फेरल का नियम जो है ना, आपने फेरस का नियम, उसके अनुसार है ये अपने पास कोरियोलिस बल के कारण क्या मुड़ जाती है। इसके बाद में बात करें तो भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है, तटीय ओडिशा है, केरल का। तो ये आपके पास राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में तापांतर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दैनिक तापांतर। नेक्स्ट बात करें तो भारत के संविधान के, अपनी राजनीति चल गई भाई, भारत ये संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें आपके पास क्या है, अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होता है भाई, एक अपने पास क्या है मंत्री परिषद होती है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है, जिसके अनुसार वो अपने पास क्या है अध्यादेश वगैरह कार्य है उनके आदेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 74 में एक आ गया भाई। इसके बाद में बात करें तो आता है किस निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए भाई। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल 75(3) में ये बात कही गई है। क्या कहा है? अनुच्छेद 75(3) कहता है कि अपने भारत की जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी भाई। अगर कोई व्यक्ति अपना मंत्री इस्तीफा देता है तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। अगर किसी के प्रति कदाचार साबित होता है तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, भंग हो जाती है मतलब मंत्री परिषद। कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, बिल्कुल सही बात है। और 75 अनुच्छेद 75(2) में ये बात कही गई है, यानी मंत्री जो है वो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही धारण करे रहता है। तो दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें अनुच्छेद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अनुच्छेद दिए हुए हैं और अपने पास क्या कहा गया वो का है। तो अनुच्छेद 74 में बात करें तो अभी बढ़ क्या है, यहाँ पे आपके पास राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है जो मैंने बता दिए हैं, अभी 2 उपबंध तो मैंने बता दिए हैं। अनुच्छेद 77 की बात करें तो इसमें भारत सरकार के कार्य का संचालन है। और 78 में बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य आ जाते हैं। चलिए आगे। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य, ये आप कर सकते हो भाई, 15% कर सकते हैं। और इसी के कारण अपने राजस्थान में कितनी है भाई, राजस्थान में मंत्रियों की संख्या है वो 30 हो सकती है, मुख्यमंत्री सहित। और भारत में अपने संसद में बात करें तो प्रधानमंत्री सहित। इसके बाद आते यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितनी अवधि तक मंत्री पद पे रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। तो ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है भाई। कैसे करेगा मैं बताऊंगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, बिल्कुल करता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाती है, बिल्कुल सही बात है भाई। आगे क्या है, मंत्री परिषद के किसी मंत्री को राष्ट्रपति सीधे पद से हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता है, उसे प्रधानमंत्री की बात है वो माननी पड़ती है। प्रधानमंत्री है वो उसे सलाह देता है कि इस मंत्री का पद है वो हटाना है या इस मंत्री को पद से हटाना है, तब जाके राष्ट्रपति है वो अपने पास मंत्री को पद से हटाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है भाई, क्योंकि वह जब राष्ट्रपति अपने पास नाम मात्र का है इसी कारण से प्रधानमंत्री वास्तविक बना रहता है। नेक्स्ट बात करें, भारत में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आपके पास अनुच्छेद
अपने 352 में किया गया है और यही एक वो अनुच्छेद है जहाँ पे इसका क्या है उल्लेख मिलता है मंत्रिमंडल का, अन्यथा मंत्रिमंडल पूरे संविधान में कहीं नहीं है। और इसमें भी कब जोड़ा गया, इसमें आपके पास 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया भाई। कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। अपने पास राष्ट्र जो अपन आपातकालीन स्थिति है ना, आपातकालीन स्थिति को आपातकालीन या आपातकाल लागू करने की जो प्रक्रिया, आपातकालीन परिस्थितियों को संभालने के लिए, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहेगा, परिस्थितियों को संभालने के लिए इसमें ये कह दिया गया कि भाई अपने पास जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसकी अनुमति लेकर ही अपने पास क्या है अपने आपातकाल की इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। और यही वो अनुच्छेद है, इसके अलावा मंत्रिमंडल का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद ये बात करते हैं तो आता है प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल है। प्रधानमंत्री, अभी ये एनडीसी नहीं है भाई, तो इसका भी अध्यक्ष होता था। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता था। तो ये सारे कथन प्रधानमंत्री जी के बारे में सत्य होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जवाहरलाल नेहरू अपने पास बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी नहीं संसद का सामना किए बिना त्यागपत्र देने वाले सबसे लंबा कार्यकाल। अभी अपने पास मोदी जी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा हो चुका है, ये बात याद रखना। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं भाई। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये संसद का सामना किए बिना त्यागपत्र दे दिए थे, अपने संसद में गए ही नहीं थे भाई ये। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटा कार्यकाल, मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा है अपने प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी का, लेकिन 3 बार प्रधानमंत्री बने थे वो भी। इसके बाद में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री चयन और नियुक्ति के संबंध में क्या उल्लिखित है भाई। लोकसभा में बहुमत दल का नेता स्वतः ही नियुक्त हो जाता है। संविधान में प्रधानमंत्री की चयन व नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इसमें एक सीधी सी बात बताएं तो चयन और इसके बारे में बात करें तो संविधान में प्रधानमंत्री की चयन और नियुक्ति का कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी हुई है भाई। बस अपने बहुमत का जो बहुदल, अपने बहुमत वाला जो दल होता है उसका जो हेड होता है, जो उसका मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री बनता है और उसे प्रधान नियुक्त कौन करता है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, ध्यान में रखना। अभी बात करते हैं, वह उस सदन के में मतदान भी कर सकता है जिसका सदन नहीं, ये नहीं कर सकता है। और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, ये अनुच्छेद आपके पास 88 में कही गई है भाई। ये बात अनुच्छेद 88 में कही गई है कि कोई भी मंत्री है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं कर सकता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो आपके पास डॉक्टर पटेल को बनाया गया है। तो ये प्रश्न बहुत सरल है, इसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है किचन कैबिनेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह एक अनौपचारिक निकाय है। यह संविधान द्वारा स्थापित एक सर्वोच्च संस्था, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इसमें केवल लोकसभा के निर्वाचित कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते नहीं हैं। इसका उल्लेख कहीं मिलता ही नहीं है। तो ये एक अनौपचारिक निकाय है और अनौपचारिक निकाय का मतलब है ये अपने पास कहीं उल्लेखित नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री के कुछ खास लोग, कुछ रिलेटिव्स और कुछ उच्च पद के होते हैं ना, वो इसमें शामिल होते हैं, मतलब 5 से 7 जो होते हैं। और अगर बात करें ये किचन कैबिनेट है तो यही आपके पास क्या है, ये भारत के सारे जो फैसले हैं वो यही करते हैं भाई, है ना। ये सारे फैसले यही किचन कैबिनेट करता है, फिर मंत्रिमंडल में जाता है, फिर मंत्रिपरिषद में वहाँ पे जाता है, फिर चर्चा होती है। इसके बाद है विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सही कथन चुनिए भाई। अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है नहीं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है भाई, है ना। अगर अपन बात करें तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये बाकी ये गलत है। अविश्वास पारित होने पर केवल प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है, पूरी मंत्रिपरिषद को नहीं, ये गलत है। ये विश्वास है वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है। अविश्वास पर अगर आता है तो वो लोकसभा में आता है भाई। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, भाई सीधी सी बात है ये अपने प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसके बारे में छोटा सा प्रश्न सरल रह गया भाई, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे भाई। तो बात करें इंदिरा गांधी थी भाई, ये कब थी, ये 1966 में थी अपने कब राज्यसभा की सदस्य।
HD देवेगौड़ा की बात करें तो ये थे भाई, ये 1996 में थे। मनमोहन सिंह की बात करें तो ये आपके पास 2004 में थे। और गुजराल की बात करें तो ये 1997 में थे। 1997 में राज्यसभा के सदस्य थे। अरे 1997 लिखो भाई, तो 1 2 3 4 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बढ़िया प्रश्न है भाई। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद द्वारा विधि बनाकर। किसके द्वारा भाई? संसद द्वारा विधि कानून बनाकर ही इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संशोधित करता है, बिल्कुल करता है, सूचना देता है। संघ के प्रशासन एवं विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो देना होता है। किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना। तीनों कथन सही है भैया, आपके पास 1 और 2 और 3 सही हैं। चलिए आगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपके पास 2005 में क्या है, पारित किया गया था। लेकिन लागू कब हुआ भाई? तो लागू आपके पास 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। अब पहले इसका नाम नरेगा था, ये आप थोड़ी सी जानकारी देख लेना भाई। इसको मनरेगा कब किया गया? तो इसको मनरेगा है वो आपके पास 2009 में किया गया है। तो ये छोटी सी घटना है, आपको याद करनी है भाई। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ? मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क में सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम, पहले अपने पास अब वीबी जीराम जी हो गया ना, इसमें नहीं है भाई, इसमें 125 दिन है अभी 100, इसके अनुसार है तो 100 दिन अकुशल शारीरिक कार्य की क्या है, कानूनी गारंटी देना था। ये बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर कम से कम 50% लाभार्थी महिलाएं नहीं, 33% महिलाएं होना सही क्या है, शामिल था। तो केवल एक सत्य है और दूसरा असत्य हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो मनरेगा के तहत आवेदन करने के कितने दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न कराए जाने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार है? 15 दिन। क्या है भाई? ये 15 दिन की अवधि होती है। नेक्स्ट बात करें तो आता है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, वो आ गया ना, वीबीजी राम जी जिसको कहते हैं, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा, कौशल विकास और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। ये आ जाता है। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक और खास बात बता दूं, इसमें अर्धकुशल और अकुशल दोनों को शामिल किया गया है और इनकी जो काम करने के दिनों की संख्या 125 कर दी गई है। इसके बाद में मनरेगा में योजना निर्माण, कार्यों की सिफारिश और सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? वो ग्राम सभा को सौंपी गई है भाई। किसको? ग्राम सभा को सौंपी गई है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मनरेगा में मजदूरी और सामग्री का मानक अनुपात 60:40 है, सही है। कार्यस्थल सामान्यतः आवेदनकर्ता के निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ये भी सही है। यदि कार्य 5 किलोमीटर से दूर है तो 10% अधिक मजदूरी परिवहन भत्ते के रूप में दी जाती है, ये भी सही बात है। मनरेगा के अंतर्गत ठेकेदारों और भारी मशीनों के उपयोग पर पूर्णतः अनिवार्य प्रतिबंध है। अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है ताकि अकुशल अर्धकुशल कारीगर है वो काम कर सके। इसके बाद में बात करें तो मनरेगा योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका क्या है, नोडल मंत्रालय होता है। ये भी सरल ही है प्रश्न। चलिए फिर कथन क्या है? मनरेगा केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि एक मांग आधारित कानूनी अधिकार है। बिल्कुल सही है, ये कानूनी अधिकार है कि आप हमें काम दो, ये सरकार का काम है कि आपको काम मिलना चाहिए। इस कार्य की मांग करने पर सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है भैया ना, रहा है। तो ये ध्यान से देख लेना भाई, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलो आगे। इसके बाद में विकसित भारत मिशन ग्रामीण आजीविका के तहत किस रणनीति, ये तो अपने पास क्या है, हाँ ये तो सबसे बल दिया गया है, तो वो स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी है, कौशल उन्नयन द्वारा स्थायी स्वरोजगार सर्जन है। ये सारे कथन आते हैं भाई इसमें। इसके बाद में बात करें मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जॉब कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम से जारी होता है, गलत है। जॉब कार्ड जारी करने के लिए ग्राम पंचायत शुल्क वसूल करती है, गलत है। जॉब कार्ड पंजीकरण के 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क जारी किया जाता है, ये सही है। ये देख लेना भाई। इसके बाद में अपनी आ जाती है विज्ञान। क्या है? निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक यानी संक्रामक नहीं है, तो वो उच्च रक्तचाप है ना, हाई ब्लड प्रेशर। मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे।
इसके बाद में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें मिलान करें तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है भाई? विडाल टेस्ट के लिए किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड के लिए, सीधी सी बात, आसान भाषा में। मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। और हेजा की बात करें तो ये विब्रियो कैलरी होता है। और डेंगू की बात करें तो फ्लेवी वायरस जो मादा एडीज होता है इसके अपने पास होता है। तो ये सूची मैंने मिलान करती है, आप देख लेना भाई। अभी इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया है क्लास अपनी। पशुजन्य रोग, एंथ्रेक्स का मुख्य कारक क्या है? आपके पास बैक्टीरिया से होता है भाई। कौन सा? एंथ्रेक्स जो है वो एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो पशुजन्य रोग होता है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें आपके पास तो आ जाता है क्या? संक्रामक और असंक्रामक रोगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से सीधे शारीरिक संपर्क और हवा से नहीं फैलते हैं, ये सही बात है भैया ना, ये एक देख लेना आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं कि कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए की कमी से आपके पास, आपको पता है, रतुंधी होता है। विटामिन बी की कमी से आपके पास बेरी रोग होता है। सी से स्कर्वी होता है और डी से रिकेट्स होता है। अब ये क्या होते हैं? रतौंधी से रात को नहीं दिखाई देता है, बेरी से अपने पास जो थायराइड है उसकी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी दांतों से संबंधित है और विटामिन डी रिकेट्स यानी हड्डियों का मजबूत से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तो मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू एक पशुजन्य संक्रामक रोग है भाई। ये क्या है? पशुजन्य संक्रामक रोग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करें, नवजात शिशुओं को तपेदिक बचाव के लिए यानी टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। किसका? बीसीजी का। इसके बाद में बात करते हैं संक्रामक रोगों के संचरण में अपने पास क्या होता है? देखो, रेबीज जो होता है वो सीधी सी बात है किसी संक्रमित पशु का काट लेना होता है। टीबी है वो आपके पास एक संक्रमित वायु या ड्रॉपलेट्स में आती है। टाइफाइड की बात करें तो अपने पास दूषित जल और भोजन यानी गंदा भोजन खाना होता है। कालाजार है वो बालू मक्खी जो होती है उसके काटने से होता है। अच्छा, इसके बाद में चर्चा करें छोटी सी तो बात कर लेते हैं, जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है तो ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये किस प्रकार का, किस असंक्रामक रोग का पास जो लक्षण है वो आपके पास कैंसर का होता है। क्या होता है? वो अलग ही रूप से बढ़ने लगती है। अपनी कोई भी कोशिकाएं हैं, कोई भी जो अपना अंग है वो अलग ही प्रकार से बढ़ने लगता है, तो वो कैंसर का पहचान होती है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो आपके पास आ जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, PHC के संदर्भ में ORST ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट थेरेपी का प्राथमिक उपयोग किस स्थिति के उपचार से किया जाता है? तो वो तीव्र निर्जलीकरण से होता है। ये हो जाता है आज का पेपर और मुझे लगता है पेपर बड़ा ही शानदार रहा है अपना। शानदार ऐसा कि व्याख्या आप लोगों ने, ऐसी व्याख्या मुझे लगता है कहीं पैसे देकर भी नहीं पढ़ी होगी। तो आशा करता हूँ पेपर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पेपर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक देखते रहें हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।